ब्रेक के बाद बागबान की रसोई में आपका स्वागत है। आइए अपने इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। गन्ने के बारे में और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुजफ्फरनगर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जितेंद्र कुमार। तो आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले सर ये बताइए कि गन्ने की कितनी प्रजातियां होती हैं? पूरे उत्तर प्रदेश में केवल एक ही प्रजाति 90% एरिया आच्छादित किए हुए है, जिसका नाम है CO 0238। इसमें कीड़े बीमारी की समस्या काफ़ी पनप गई है, तो किसान जो हैं नई नई प्रजातियों की खोज में जगह जगह बीज की तलाश कर रहे हैं। तो जैसे कुछ नई प्रजातियां आई हैं 15023 और COS 13235, और लखनऊ से एक प्रजाति रिलीज हुई है COL के 14201, जो कि ये सभी अगेती प्रजातियां हैं और ये CO 0238 वैरायटी को रिप्लेस कर सकती हैं। आजकल जैसे जैविक खेती और प्राकृतिक खेती का जमाना है और किसान भी इसे प्रोत्साहित कर रही है, तो इनके बारे में बताइए। प्राकृतिक खेती के 4 मूल सिद्धांत हैं: बीजामृत, जीवामृत, आच्छादन और वापसा। बीजामृत क्या है कि जब हमें बीजों की बुआई करनी होती है तो उससे पहले हम बीजों को उपचारित करते हैं, चाहे वो गन्ने का बीज है, गेहूं का है या धान का है। बीजामृत में उपचारित करके जब हम बीजों की बुआई करते हैं तो बीमारियां कम आती हैं और जमाव अच्छा होता है। यदि हमें 100 किलो बीज उपचारित करना है तो उसके लिए हमें 5 लीटर गौमूत्र चाहिए, 5 किलो देसी गाय का गोबर चाहिए, 50 ग्राम खाने वाला चूना चाहिए और 1 मुट्ठी मिट्टी उपजाऊ उसी खेत की जिसमें हमें बिजाई करनी है, और 20 लीटर पानी। इस सारी सामग्री को हम एक प्लास्टिक के ड्रम में भर देते हैं और फिर सुबह शाम लकड़ी के डंडे से क्लॉकवाइज इस मिश्रण को हम घुमाते हैं। इस प्रकार ये बीजामृत 24 घंटे में प्रयोग करने के लिए तैयार हो जाता है। अब जो दूसरा स्तंभ मैंने बताया था प्राकृतिक खेती का, वो है जीवामृत। जीवामृत क्या है? सूक्ष्म जीवाणुओं का घोल है। जब सूक्ष्म जीवाणु उचित मात्रा में हमारी जमीन में होंगे तो हमारा उत्पादन नहीं घटेगा और एक तरह से बहुत कम उत्पादन लागत में हम अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। तो जीवामृत तैयार करने के लिए हमें 10 लीटर गौमूत्र चाहिए देसी गाय का, 10 किलो गोबर चाहिए देसी गाय का, 1.5 से 2 किलो गुड़ और 1.5 से 2 किलो बेसन और 500 ग्राम पुराने पेड़ के नीचे की मिट्टी और 180 लीटर पानी एक प्लास्टिक के ड्रम में, जो कि 200 लीटर के बाजार में उपलब्ध रहते हैं, उनको खरीदकर उसमें सारी सामग्री को भर देते हैं और फिर इसको भी हम सुबह शाम लकड़ी के डंडे से घुमाते हैं। इस प्रकार सर्दियों में 5 से 7 दिन में और गर्मियों में 3 से 5 दिन में ये जीवामृत तैयार हो जाता है, जिसको हम सिंचाई के पानी के साथ प्रयोग करते हैं। तो इससे हमारे खेतों में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है, जो कि हमारी फसलों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। तीसरा मूल स्तंभ है प्राकृतिक खेती का आच्छादन। आच्छादन के 2-3 तरीके हैं। जैसे एक है सजीव आच्छादन, जैसे हमारी मुख्य फसल गन्ने की है, इसके बीच में हम कोई सहफसली लें तो ये सजीव आच्छादन है। और एक है काष्ठाच्छादन। काष्ठाच्छादन में क्या करते हैं हम, गन्ने की 2 लाइनों के बीच में गन्ने की पत्ती या धान की पुआल या खरपतवार आदि फैला देते हैं, जिससे खुली जमीन को ढक दिया जाता है। वो इसलिए कि एक तो खरपतवार नियंत्रण होगा, दूसरे जो हमारे केंचुए हैं और सूक्ष्म जीवाणु हैं वो अंधेरे में ही अच्छा कार्य करते हैं, जिससे हमारा उत्पादन बढ़ता है, नमी का भी संचय होता है। इसलिए प्राकृतिक खेती में आच्छादन करना अनिवार्य है। चौथा जो मूल सिद्धांत है प्राकृतिक खेती का, वो है वापसा। हमारी मिट्टी के 2 कणों के बीच जो खाली स्थान होता है उसको रंध्रावकाश कहते हैं। तो हमारी फसलों की वृद्धि के लिए रंध्रावकाश में 50% नमी चाहिए और 50% वायु चाहिए। इस आदर्श अवस्था को वापसा प्राकृतिक खेती में कहा गया है। ये हमें मेंटेन करनी आवश्यक है। इसको मेंटेन करने का तरीका कि हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के द्वारा यानी कि टपक सिंचाई के माध्यम से सिंचाई करते हैं, या अगर हम वो नहीं कर पा रहे हैं तो अल्टरनेट फरो इरिगेशन जिसे कहते हैं उस विधि के द्वारा सिंचाई करते हैं, ताकि हमारी फसलों में वापसा बनी रहे।
तो मैं ये समझता हूँ कि किसान यदि इन चारों पिलर्स को समझ करके और पूरी टेक्नोलॉजी को लागू करता है खेतों में, तो फिर उत्पादन भी कम नहीं होगा। डरने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि लोग डरते हैं कि प्राकृतिक खेती में या जैविक खेती में उत्पादन कम हो जाता है। तो अब मैं थोड़ा सा गन्ने की खेती विशेष रूप से कैसे करें किसान भाई प्राकृतिक खेती में, इसके बारे में बताता हूँ। खेत की तैयारी करने के बाद उसमें ट्रेंच मेथड से बुआई करने के लिए खूड़ खोल देते हैं और उन खूड़ में हमने जो घनजीवामृत तैयार किया है, 1 एकड़ में 400 किलो घनजीवामृत का प्रयोग करते हैं। घनजीवामृत को तैयार करने के लिए हम गोबर को सुखा लेते हैं। जब वो सूख जाता है उसको पीस लेते हैं, बारीक कर लेते हैं और उस बारीक सूखे गोबर में हम 10% जीवामृत मिला देते हैं। इस प्रकार ये हमारा घनजीवामृत सूखा खाद तैयार हो जाता है, जिसको हम बुआई के समय गन्ने की खेती में प्रयोग करते हैं खूड़ में। फिर जब हम खेत की सिंचाई करें तो उसमें 400 लीटर प्रति एकड़ जीवामृत लगाएं। इसके बाद जब गन्ने की फसल हमारी 1 माह की हो जाती है, तब हम जीवामृत के स्प्रे करते हैं और इसमें 4 स्प्रे करना अनिवार्य है। पहला स्प्रे गन्ने की बुआई के 1 माह बाद, जो कि 5% का किया जाता है, यानी कि 100 लीटर पानी 5 लीटर जीवामृत। दूसरा स्प्रे पहले स्प्रे के 21 दिन बाद, उसमें 10 लीटर जीवामृत और 100 लीटर पानी, यानी कि 10% का स्प्रे किया जाता है। तीसरा 15% का और चौथा 20% का। पांचवा जो स्प्रे करना होता है वो रोग नियंत्रण के लिए देसी गाय के मट्ठे को हम सड़ा लेते हैं 8-10 दिन तक, और फिर 100 लीटर पानी में 5 लीटर मट्ठे का घोल बनाकर 5वां एक स्प्रे हम मट्ठे का कर देते हैं, जिससे हमारे खेतों में आने वाले रोगों की रोकथाम हो जाती है। फफूंदी जनत और जीवाणु जनित जितने रोग हैं वो सब नियंत्रित हो जाते हैं। इस प्रकार हम सफलतापूर्वक गन्ने की खेती कर सकते हैं। अब बात आती है कीट नियंत्रण की। कीट नियंत्रण करने के लिए हम अग्नि अस्त्र का निर्माण करते हैं। तो अग्नि अस्त्र बनाने के लिए हम 10 लीटर देसी गाय का गौमूत्र लेंगे, उसमें 5 किलो नीम के पत्ते और निबोली पीसकर, 1 किलो लहसुन पीसकर और 1 किलो तंबाकू खाने वाला और आधा किलो हरी मिर्च, इनको भी पीस लेते हैं। ये सारी सामग्री, और इनको जो है हम एक बर्तन में लेकर उबालते हैं, फिर उसको ठंडा होने देते हैं और 48 घंटे तक जब वो ठंडा हो जाता है तो ये हमारा अग्निअस्त्र तैयार हो जाता है। 3 लीटर अग्निअस्त्र और 100 लीटर पानी, इस रेशो में हम इसका स्प्रे करते हैं। तो हमारे गन्ने में लगने वाले जो कीट हैं, जो पत्तियों को खाते हैं और जो गिडार, सुंडी आदि गन्ने में नुकसान करती हैं, जैसे स्टेम बोरर, टॉप बोरर आदि, ये सभी कीट इससे नियंत्रित हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, प्राकृतिक खेती में क्या हम रिंग पिट मेथड अपना सकते हैं? निश्चित रूप से प्राकृतिक खेती में रिंग पिट मेथड को अपनाएं और ट्रेंच मेथड को अपनाएं तो आपका अच्छा उत्पादन होगा। तो ये थे हमारे साथ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जितेंद्र कुमार, जिन्होंने गन्ने की प्राकृतिक खेती के बारे में इतनी सारी जानकारी दी कि हमारे किसान भाई इससे जरूर लाभान्वित होंगे। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC।
ये गांव जब बसा था तो उस वक्त यहाँ पर ये खाली जगह थी सारी, और आज मैंने देखा कि गन्ने की खेती की जा रही है यहाँ पर। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि गन्ने की खेती यहाँ पर कब से शुरू की गई? शुरू में तो हमारे जो बुजुर्ग थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने बाजरा, उड़द और चना, मटर, सरसों इनकी खेती। लोग पूर्ण रूप से प्राकृतिक खेती करते थे, जुताई करते थे खेतों की, धूप लगाते थे खेतों को, बैल रहते, बैलों से खेती होती थी और फसल का चक्रवात होता था। फिर आगे हमारे पूर्वज बागवानी पे, हमारे गांव में बहुत संख्या में चारों तरफ, गांव के चारों तरफ बाग थे, आम के बाग। उस समय में जो बाग थे वे देसी आम होते थे, वे बाहर एक्सपोर्ट नहीं होते थे, उनका निर्यात नहीं होता था। तो वे बाग खत्म हो गए, उसके बाद गन्ने की खेती शुरू हो गई। सन 60 के बाद तो पूरा जोर गन्ने की खेती ने यहाँ पकड़ लिया और आज तक लगातार हो रही है। मुजफ्फरनगर एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी कैसे बनी? मुजफ्फरनगर जिला जो है, जनपद जो है, इसलिए सबसे बड़ी मंडी बनी। पहले 1933 में शुगर मिलें लगी यहाँ, उससे पहले शुगर मिलें यहाँ नहीं थी। तो लोगों ने अपने छोटे छोटे कोल्हू लगा रखे थे, उनमें कई कई किसान साझी हो जाते थे और वे नंबर रखते थे, भाई 3 दिन इसका गन्ना फिलेगा, 4 दिन उस किसान का गन्ना फिलेगा, और गुड़ बनाकर फिर मंडी में ले जाते थे। गन्ने से पैसा बनाने का केवल साधन कोल्हू द्वारा ही था, गन्ने की पिलाई करना, उसके बाद गुड़ तैयार करना और मंडी में ले जाना। इसलिए ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी मुजफ्फरनगर जनपद बन गई। जैसा कि आपने बताया कि गन्ने से गुड़, चीनी, शक्कर ये सब तो तैयार होते ही हैं, लेकिन क्या ऐसे भी पकवान हैं, ऐसे व्यंजन हैं जो आप अपने घर में तैयार करते हैं जो गन्ने से बनता है? गन्ने के रस से खीर बनाई जाती थी, और जो हमने शाम को अगर खीर बना ली उसे रख देते सर्दियों में, और सुबह ही दही डालकर उसमें खाया जाता था, जो बहुत ही टेस्टी, पौष्टिक और ताकतवर होती थी। और पीलिए का रोग तो उस आदमी को हो ही नहीं सकता जो गन्ने के रस का सेवन करता रहेगा लगातार। तो फिर क्या आज कुछ ऐसा बन सकता है जिसे मैं भी सीखूं? आइए, हमारे बच्चे हैं और वे कैसे बनाते हैं खीर को, उनके साथ खीर बनाना सीखिए और फिर उसके बाद खीर का आनंद लीजिए। चलिए ठीक है, फिर मैं जाती हूँ किचन में और बनाकर लाती हूँ रस की खीर और आपको भी खिलाती हूँ। जी नमस्कार। नमस्कार। तो सुषमा जी, आज आप फिर क्या बनवाने वाली हैं मुझसे, क्योंकि मैं भी आपकी हेल्प करूंगी बनाने में। ठीक है जी, मैं रस की खीर बनाऊंगी, गन्ने के रस की खीर। सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। चलिए फिर शुरू करते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा बताइए इसके बारे में, कैसे बनती है ये? कोल्हू से गर्म रस आता है ये, और इसको एक उबाल देंगे और फिर इसमें दूध डालेंगे, इसको रस को साफ करने के लिए। तो जो इसकी गंदगी होती है वो इकट्ठी हो जाएगी, और फिर उसको साफ करने के बाद और तब इसमें चावल डालेंगे हम। तो सबसे पहले हम इसको साफ करते हैं, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और फिर चलाएंगे साथ में थोड़ी देर रुक के। अच्छा। ये इकट्ठा हो जाएगा मैल। अच्छा। इसमें तो अगर धीरे धीरे दूध डालेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो और डालेंगे, नहीं तो इसी में ही काम चल जाएगा। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये साफ हो गया है? जैसे पनीर बनाते हैं ना दूध फाड़ के, तो इस तरह वो अलग अलग मैल इकट्ठा हो जाएगा पनीर की तरह। और जो रस है इसके रंग में फर्क आएगा? रंग में फर्क आएगा इसकी। अच्छा, इस पूरे व्यंजन को तैयार होने में लगभग कितना समय लग जाता है? 20-25 मिनट। ये अब उबल गया और इसमें कलर चेंज हो गया है, देखिए इसका। और ये जो इसके चारों तरफ ये गंदगी जो थी वो इकट्ठी हो गई है, तो इसको हम एक छन्नी की सहायता से हटा लेते हैं इसको। और गन्ने का रस खुद ही इतना मीठा होता है, तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ और डालने की तो जरूरत पड़ती नहीं मीठे के लिए। बस इसमें चावल डालते हैं, भीगे हुए चावल, जैसे खीर बनाते हैं दूध की, उसी तरह भिगो कर रखते हैं। और अब हम इसको धीमी आंच पर ढककर पकने देंगे इसको। वैसे 15 से 20 मिनट तो लगभग हो ही गए हैं। एक बार देखें बन गई है या नहीं।
देखिए बन गई है। बन गई? हाँ जी। जी काफी गाढ़ी हो गई है नहीं? हाँ जी। और अब बनने के बाद इसमें दूध डालकर और तब सर्व करते हैं। तो फिर अभी हम सर्व करने के लिए तैयार है ना? इसे ये खीर तैयार है बिल्कुल। हाँ जी। तो फिर ऐसा करती हूँ, मैं कटोरियाँ लेकर आती हूँ और मैं दूध डाल देती हूँ। हाँ। ये आ गई कटोरियाँ और हमारे ये गन्ने के रस की खीर तैयार है। दूध हमने डाल दिया है इसमें जी। और ये देखने में बहुत अच्छी लग रही है। जैसे इसको कुछ लोग दूध डालकर खाते हैं, कुछ दही या मट्ठा डालकर भी खाना पसंद करते हैं। तो जैसा जिसका स्वाद वो वैसे ही इसे खा सकता है। सुषमा जी, आपने मुझे ये गन्ने के रस की खीर बनानी सिखाई, तो उसके लिए आपका शुक्रिया। बाकी मैं इसे लेकर नीचे जाती हूँ क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं और देखते हैं कि कैसी बनी है। ये लीजिए। वैसे मैंने बनाई तो है और चक्कर आप बताइए कि कैसी बनी है। चलिए मैं भी खा के देख लेती हूँ। बागबान की रसोई के इस एपिसोड में हमने जाना कि गन्ने की प्राकृतिक खेती कैसे की जाती है। ये भी हमने जाना कि गुड़ कैसे तैयार होता है और साथ में सीखी गन्ने के रस से बनाई ये खीर। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि हमारा ये जो सफर है ये यूं ही जारी रहेगा। अगले एपिसोड में मिलती हूँ आपसे एक नई जगह, नई फसल और एक नए व्यंजन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। शरवण मेरे लाल, तेरा बाण किसने मारा है? शरवण मेरे लाल, शरवण मेरे लाल, तेरे बाण किसने मारा है? कौन तेरा हत्यारा है? शरवण मेरे लाल, तेरे बाण किसने मारा है? शरवण मेरे लाल। जल्दी चल चॉकलेट, नहीं तो लड्डू की डिलीवरी लेट हो जाएगी।